नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हम इंसान जो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे वो अचानक से बड़े बड़े शहर और इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज कैसे बनाने लगे? ये हिस्ट्री की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है, सच में। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहला है सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और दूसरा है अर्बन रेवोल्यूशन यानी शहरी क्रांति। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। सिविलाइजेशन, ये शब्द हम सबने सुना है, स्कूल में पढ़ा है, पर क्या हम जानते हैं कि जब इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम सभ्यता का मतलब समझेंगे, फिर हम सभ्यता और संस्कृति यानी सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच का फर्क जानेंगे। उसके बाद हम उन दो महान क्रांतियों के बारे में बात करेंगे जिनसे शहर बने। फिर देखेंगे कि एक प्राचीन शहर के 10 मुख्य लक्षण क्या थे और आखिर में इस पूरे मॉडल का एक रिव्यू करेंगे। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये शब्द सिविलाइजेशन या सभ्यता आखिर आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है? देखिए, इस शब्द की जड़ें लैटिन भाषा में हैं। सिविस जिसका मतलब है नागरिक और सिविटास जिसका मतलब है शहर। मतलब सिविलाइजेशन के तो डीएनए में ही शहर बसा हुआ है। आसान भाषा में इसका मतलब था एक जंगली या असभ्य जीवन से निकलकर एक ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा रिफाइंड और शहरी जीवन की तरफ बढ़ना। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि सिविलाइजेशन का ये मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहा। ये आइडिया खुद समय के साथ इवॉल्व हुआ है। जैसे 1877 में मॉर्गन ने कहा कि समाज की 3 स्टेज होती हैं, सैवेजरी, बारबेरिज्म और फिर सिविलाइजेशन। 1930 के दशक में वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे कांस्युग और क्लास स्ट्रक्चर से जोड़ा। और आज हम इसे आमतौर पर कॉम्प्लेक्स, शहरी और राज्य स्तरीय समाजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या सिविलाइजेशन और कल्चर यानी सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, कल्चर एक बहुत बड़ा और व्यापक शब्द है। किसी भी ग्रुप का रहन सहन, उनकी मान्यताएं, उनकी कला, ये सब उनका कल्चर है। एक छोटे से कबीले का भी अपना एक मजबूत कल्चर हो सकता है बिना किसी शहर के। लेकिन सिविलाइजेशन सामाजिक विकास की एक खास, एक कॉम्प्लेक्स स्टेज है जो हमेशा शहरों और राज्यों के बनने से जुड़ी होती है। तो सीधी सी बात यह है, हर सिविलाइजेशन का अपना कल्चर होता है, पर हर कल्चर सिविलाइजेशन नहीं होता। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फिलिप बैगबी ने इस बात को एक लाइन में क्या खूब कहा है, सभ्यता वो संस्कृति है जो शहरों में पाई जाती है। सिविलाइजेशन इज द कल्चर फाउंड इन सिटीज। ये एक लाइन इन दोनों के रिश्ते को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सिविलाइजेशंस बनी कैसे? वो क्या वजह थी कि इंसान ने अचानक इतने बड़े बड़े शहर बसा लिए? इस कैसे का एक बहुत ही क्रांतिकारी जवाब दिया 20वीं सदी के महान आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड ने। चलिए उनकी थ्योरी को तोड़कर समझते हैं। चाइल्ड के मुताबिक ये सब 2 स्टेप्स में हुआ। स्टेप 1 था न्यूलिथिक रेवोल्यूशन यानी नवपाषाण क्रांति। ये वो दौर था जब इंसानों ने शिकार करना छोड़कर खेती करना सीखा और खेती से इतिहास में पहली बार फूड सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा खाना पैदा हुआ। और यही फूड सरप्लस वो चिंगारी थी जिसने दूसरे स्टेप यानी अर्बन रेवोल्यूशन को जन्म दिया। जब खाना एक्स्ट्रा था तो सबको खेती करने की जरूरत नहीं रही। कुछ लोग फुल टाइम कारीगर बन गए, कुछ पुजारी, कुछ सैनिक, और बस यहीं से शहरों और कॉम्प्लेक्स समाजों का जन्म हुआ। ठीक है, तो अर्बन रेवोल्यूशन से शहर तो बन गए, लेकिन एक बहुत बड़े गांव और एक असली प्राचीन शहर में फर्क क्या था? क्या सिर्फ साइज का फर्क था? इसी सवाल का जवाब देने के लिए बी गॉर्डन चाइल्ड ने एक बहुत ही फेमस चेकलिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने एक शहर के 10 लक्षण बताए। आइए देखते हैं कि वो क्या थे। चाइल्ड की लिस्ट के हिसाब से एक असली शहर में ये चीजें होनी चाहिए: बड़ी और घनी आबादी, फुल टाइम स्पेशलिस्ट्स, टैक्स वसूलने का सिस्टम, बड़े बड़े स्मारक या पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे मिस्र के पिरामिड। इसके अलावा एक शासक वर्ग, लिखने पढ़ने की कला और विज्ञान का विकास, और एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम जो खून के रिश्तों पर नहीं बल्कि इस बात पर आधारित हो कि आप रहते कहाँ हैं।
यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझने की है कि ये सिर्फ एक बड़े गांव के फीचर्स नहीं हैं, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं कि इंसानी समाज को चलाने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का पूरा तरीका ही जड़ से बदल गया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, साइंस हो या हिस्ट्री, कोई भी महान थ्योरी सवालों से परे नहीं होती। उसे परखा जाता है, चैलेंज किया जाता है। तो क्या चाइल्ड का ये मॉडल परफेक्ट था? चलिए अब इसकी कुछ आलोचनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी आलोचना रॉबर्ट एमसी एडम्स जैसे विद्वानों ने की। उनका कहना था कि चाइल्ड ने ये तो गिना दिया कि अर्बन रेवोल्यूशन के नतीजे क्या थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझाया कि इसके कारण क्या थे और वो आपस में जुड़े कैसे थे। मतलब चाइल्ड ने बताया कि क्या हुआ, पर यह पूरी तरह से नहीं समझाया कि क्यों और कैसे हुआ। ये एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है, पर शायद एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं। और भी ऐसे सबूत मिले जो इस मॉडल पर पूरी तरह फिट नहीं बैठते। जैसे अनातोलिया में कुछ शहर खेती की वजह से नहीं, बल्कि लंबी दूरी के व्यापार से विकसित हुए। इसके अलावा इंका जैसी महान सभ्यता के पास लिखने की कोई कला नहीं थी। ये सब दिखाता है कि इतिहास बहुत कॉम्प्लेक्स है और कोई एक सिंगल मॉडल हर सभ्यता पर हूबहू लागू नहीं हो सकता। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद वी गॉर्डन चाइल्ड का मॉडल आज भी शहरों और राज्यों के विकास को समझने के लिए एक फाउंडेशनल स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वो बुनियाद है जिस पर आज की सारी बहसें खड़ी हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जिस तरह खेती की क्रांति ने शहरी क्रांति को जन्म दिया, क्या आज की टेक्नोलॉजी और हमारे स्मार्ट सिटीज एक नई तरह की शहरी क्रांति की ओर इशारा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को हमारे आज से जोड़ता है। इस पर जरूर सोचिएगा।